सोचिए, अगर एक शापित किताब की वजह से पूरा परिवार खूंखार राक्षसों में बदल जाए तो क्या कोई जिंदा बच पाएगा? आज की इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा ऐसा हॉरर, खून खराबा और सस्पेंस जो आखिर तक आपकी धड़कनें तेज रखेगा। कहानी की शुरुआत डॉक्टर बेंजामिन प्राइस की एक पुरानी रिकॉर्डिंग से होती है। वो प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर थे और अपनी रिकॉर्डिंग में बुक ऑफ द डेड के बारे में बताते हैं। उनके मुताबिक जिस इंसान पर इस शैतानी ताकत का कब्जा हो जाए उसे सामान्य तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने एक ऐसा खास हथियार खोज लिया था जो इस बुराई का हमेशा के लिए अंत कर सकता था। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं कि इस हथियार को हर कीमत पर छिपा कर रखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये अपनी जगह से हटेगा अंधेरी शक्तियां जाग जाएंगी और उसे हासिल करने के लिए हर जगह तबाही मचा देंगी। मगर तभी जोसेफ नाम का एक युवक उस छिपे हुए हथियार को खोज निकालता है और अनजाने में उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद कहानी एक सुनसान झील के किनारे पहुंचती है, जहां दो दोस्त आराम से मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक अपने फोन पर आई कॉल उठाने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है, जबकि दूसरा अकेला झील की ओर देख रहा होता है। अचानक मछली पकड़ने वाली रॉड अपने आप जोर से हिलने लगती है। उसे लगता है कि कोई बड़ी मछली फंस गई है, इसलिए वो उत्साह से उसे बाहर खींचने लगता है। लेकिन पानी से जो चीज बाहर निकलती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई मछली नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सिर होता है। घबराकर जैसे ही वो रॉड छोड़ता है, उसी पल पानी के अंदर से कई नुकीले भाले निकलकर सीधे उसके चेहरे में धंस जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोई रहस्यमयी ताकत उसे गहरे पानी में घसीट ले जाती है। कुछ ही देर बाद उसका दोस्त वापस लौटता है। अपने साथी को गायब देखकर वो तुरंत नाव लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन जब वो उसे पानी से बाहर निकालता है तो उसकी हालत देखकर दहशत में आ जाता है, क्योंकि उसके शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह गायब होता है। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि कोई दूर खड़ा उसे घूर रहा है। तभी अचानक एक शैतानी लड़की सामने दिखाई देती है, जिसे हम पिछली फिल्म में भी देख चुके थे। वही लड़की जिसने अपने साथियों को बेरहमी से मार डाला था। वो अपने हाथ उठाती है और देखते ही देखते पूरी झील का पानी उबलने लगता है, जिससे आसपास की सारी मछलियां मर जाती हैं। डर के मारे वो युवक किनारे की ओर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस शैतानी ताकत का शिकार बन जाता है। इसके बाद वो लड़की आराम से झील से बाहर निकलती है और सड़क की तरफ बढ़ जाती है। अब कहानी विलियम उर्फ विल के परिवार की ओर बढ़ती है। एक रेस्टोरेंट में विल, उसकी पत्नी एलिस और उसकी साली अताया सभी मिलकर उसके भाई जोसेफ का जन्मदिन मना रहे होते हैं। यही वही जोसेफ है जिसने अनजाने में उस रहस्यमयी हथियार को उसकी जगह से निकाल दिया था। जन्मदिन पर विल अपने भाई को हजारों डॉलर कीमत वाला एक महंगा पेन गिफ्ट करता है, ताकि वो अपने नए उपन्यास की शुरुआत कर सके। वहीं एलिस उसकी और अताया की एक खूबसूरत तस्वीर उसे तोहफे में देती है। लेकिन इस छोटी सी बात पर भी विल अचानक भड़क उठता है। उसे लगता है कि एलिस जानबूझकर उसे उकसा रही है। जोसेफ और अताया किसी तरह माहौल शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। विल अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता था, जिससे साफ पता चलता है कि उसे गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। कुछ देर बाद एलिस बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है, लेकिन उसकी यही आदत विल को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है, क्योंकि वो चाहता था कि एलिस धूम्रपान छोड़ दे ताकि दोनों भविष्य में बच्चे पैदा कर सकें। दूसरी तरफ एलिस फिलहाल मां बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इसी बात को लेकर दोनों के रिश्ते में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। बात ज्यादा बढ़ने से पहले एलिस वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती है। इसी बीच जोसेफ देखता है कि विल की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे खुद घर छोड़ने की पेशकश करता है। लेकिन गुस्से में भरा विल उसकी बात सुनने के बजाय उसे डांटकर अपनी कार में बैठता है और तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसकी कार के सामने वही शैतानी लड़की आ जाती है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गहरी खाई में जा गिरती है। हादसे के बाद विल बुरी तरह घायल हो जाता है। उल्टी लटकी कार में फंसा होने की वजह से वो मुश्किल से हिल भी नहीं पाता। किसी तरह अपना मोबाइल उठाकर मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर दूर गिर जाता है। तभी उसके सामने वही शैतानी लड़की आ खड़ी होती है। उसके सिर की खाल नीचे गिर जाती है और उसका डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है। दर्द से तड़प रहे विल से वो कहती है, विलियम, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब हमें अपने परिवार तक ले चलो। इतना कहकर वो किसी अजीब भाषा में शैतानी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अगले ही पल कार में अचानक आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में आग पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लेती है और विल जिंदा ही जलकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद एलिस विल के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचती है। वहां उसका स्वागत उसकी सास सुसैन, ससुर एडगर, जोसेफ, अताया और परिवार के पालतू कुत्ते मैक्स द्वारा किया जाता है। अताया अच्छी तरह जानती थी कि एलिस के सास ससुर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते,
इसलिए अंदर जाने से पहले वो एलिस का हल्का मेकअप कर देती है और उसे जूते भी पहनने के लिए देती है, क्योंकि वो साधारण स्नीकर्स पहनकर आई थीं। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की रस्म शुरू होती है। फ्यूनरल होम की मालिक पास में चल रहे निर्माण कार्य के शोर के लिए सबसे माफी मांगती है। इसके बाद सुसैन अपने बेटे को याद करते हुए भावुक बातें करती है। वो बताती है कि विल बचपन से ही एक आदर्श बेटा था। उसे फ्रेंच संस्कृति और खाना बहुत पसंद था और पेरिस की यात्रा के दौरान ही उसकी मुलाकात एलिस से हुई थी, जिससे बाद में उसने शादी कर ली। लेकिन अपनी बातों के बीच वो एलिस पर ताना मारने से भी नहीं चूकती। वो अफसोस जताती है कि काश वो दादी बन पाती, जिससे साफ समझ आ जाता है कि वो आज भी एलिस को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। कुछ देर बाद फ्यूनरल होम की मालिक एलिस से भी कुछ शब्द कहने के लिए कहती है, लेकिन एलिस मना कर देती है क्योंकि उसने कोई भाषण तैयार नहीं किया था। उसकी ये बात सुनकर उसके सास ससुर उसे बेहद नाराज नजरों से देखने लगते हैं। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद एक कर्मचारी विल के ताबूत को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगता है। तभी एडगर उसे रोक देता है और कहता है कि वो अपने बेटे से आखिरी बार अकेले में विदा लेना चाहता है। जैसे ही वो ताबूत के पास अकेला खड़ा होता है, उसे अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद विल अभी भी जिंदा है। घबराकर वो पास पड़ा लोहे का डंडा उठाता है और ताबूत पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है ताकि उसे बाहर निकाल सके। एडगर ताबूत में एक बड़ा छेद कर देता है और घबराकर कहता है कि वो अपने बेटे को बचा लेगा। लेकिन तभी ताबूत के अंदर से अचानक विल का हाथ बाहर निकलता है और एडगर का हाथ कसकर पकड़ लेता है। अगले ही पल उसका हाथ बुरी तरह जलने लगता है। उसी समय फ्यूनरल होम का एक कर्मचारी शोर सुनकर अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, उसके सामने इतना भयानक मंजर होता है कि कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद एडगर की आंखों का रंग भी पूरी तरह बदल जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब वो भी किसी शैतानी ताकत के कब्जे में आ चुका है। कुछ देर बाद पूरा परिवार उस पुराने घर में पहुंचता है जहां कभी सुसैन अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। यही वो जगह भी थी जहां एलिस और विल की शादी हुई थी, इसलिए वहां लौटकर एलिस खुद को बेहद असहज महसूस करती है। उसे ये भी पता था कि उसके सास ससुर आज भी उसे पसंद नहीं करते। हालांकि जोसेफ उसे दिलासा देता है कि ऐसा नहीं है। वो बताता है कि उसकी माँ इस बात के लिए एलिस की आभारी है कि उसने अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार इसी घर में होने दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद सुसैन की बातें सुनकर साफ हो जाता है कि हकीकत बिल्कुल अलग है। वो जोसेफ से नाराज होकर पूछती है कि आखिर उसने एलिस को यहाँ बुलाया ही क्यों, जिस पर जोसेफ सीधा जवाब देता है कि वो आखिर विल की पत्नी है। इसी बीच सुसैन की नजर अपने पिता बेंजामिन प्राइस की पुरानी चीजों पर पड़ती है। वो गुस्से में जोसेफ से पूछती है कि उसने अब तक ये सब सामान क्यों नहीं फेंका। जोसेफ बताता है कि वो अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने दानवों और शैतानी शक्तियों के बारे में कई रहस्यमयी बातें लिखी हैं। यही सब वो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सुसैन उसकी एक नहीं सुनती। वो कूड़े का बैग उठाकर किताबें फेंकना शुरू कर देती है। वो बताती है कि जब उसकी बहन बॉनी बीमार थी, तब उसके पिता परिवार को छोड़कर चले गए थे। उनका दावा था कि वो किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो इस बुराई से सभी की रक्षा कर सके। सुसैन को पूरा यकीन था कि उसी वजह से उसकी माँ मानसिक बीमारी और याददाश्त खोने की समस्या का शिकार हो गई। बहस ज्यादा न बढ़े, इसलिए आखिरकार सुसैन किताबों का बैग एक तरफ रख देती है और सबको खाना खाने के लिए बुला लेती है। दूसरी ओर घर की बुजुर्ग दादी फिर से हंगामा खड़ा कर देती हैं। वो अताया पर अपने पैसे चुराने का आरोप लगाने लगती हैं। जब एलिस उन्हें शांत करने की कोशिश करती है तो दादी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती हैं। आखिरकार सुसैन किसी तरह उन्हें संभाल कर रसोई की ओर ले जाती है। उधर बाहर बने शेड में एडगर घास काटने की मशीन चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जोसेफ उसे याद दिलाता है कि पहले उसमें ईंधन डालना पड़ेगा, लेकिन एडगर अजीब तरीके से उसे डांटने लगता है और कहता है कि उसने पूरे लॉन की ऐसी हालत क्यों होने दी। इसके बाद वो ईंधन लेने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। तभी अचानक उसे विल की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। एडगर घबराकर उस आवाज का पीछा करता है, लेकिन वहां उसे केवल जाल में फांसा एक मरा हुआ चूहा मिलता है। अचानक कमरे का बल्ब फूट जाता है और चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा जाता है। उसी समय कुछ रहस्यमयी आवाजें एडगर से कहने लगती हैं, हमें अंदर आने दो। इन आवाजों के असर में आकर एडगर अपना चाकू निकालता है और खुद को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी एलिस नीचे आ जाती है। वो समय रहते चाकू उससे छीन लेती है और अपनी जेब में रख लेती है। इस दौरान टूटे हुए कांच से उसका हाथ भी कट जाता है। एडगर उससे विनती करता है कि वो इस घटना के बारे में सुसैन को कुछ न बताए। एलिस उसकी बात मान जाती है और ऊपर जाकर अपना घाव साफ करने लगती है। रसोई में सुसैन उसके हाथ पर लगी चोट देखकर पूछती है कि क्या हुआ। एलिस झूठ बोल देती है कि उससे गलती से कुछ बर्तन गिर गए थे और उसी में उसका हाथ कट गया। खाना तैयार होने के बाद सुसैन अपने हाथों से बनाया हुआ एक सुंदर कैंडल स्टैंड एलिस को देती है और उसे खाने की मेज के बीच में रखने के लिए कहती है।
बातचीत के दौरान एलिस पूछती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई शौक क्यों नहीं अपनाया। इस पर सुसैन जवाब देती है कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ अपने बच्चों और परिवार को समर्पित कर दिया, क्योंकि उसके लिए परिवार ही सब कुछ था। इसी दौरान जोसेफ टीवी पर एलिस और विल की शादी की पुरानी वीडियो चलाता है। दूसरी तरफ एडगर की खांसी लगातार बढ़ती जा रही होती है, जबकि पालतू कुत्ता मैक्स उसे अजीब डर भरी नजरों से देख रहा होता है, जैसे उसे किसी अनहोनी का पहले ही एहसास हो चुका हो। कुछ देर बाद जोसेफ जैसे ही एक कुर्सी पर बैठने लगता है, एडगर उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये जगह हमेशा विल की थी और उस पर कोई दूसरा नहीं बैठेगा। तभी उसके भीतर छिपी शैतानी ताकत पूरी तरह हावी होने लगती है। वो चुपके से एक तेज चाकू उठा लेता है और परिवार पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही एडगर चाकू उठाने की कोशिश करता है, तभी सुसैन उसे शराब की बोतल खोलने के लिए कहकर उसका ध्यान भटका देती है। अताया तुरंत कॉर्कस्क्रू उठाकर खुद ही बोतल खोल देती है। उसी दौरान एलिस भी मौका देखकर एडगर के हाथ से चाकू दूर कर देती है, क्योंकि उसे पहले ही उसकी खतरनाक हरकतों पर शक हो चुका था। खाना खाते समय माहौल और भी असहज हो जाता है। सुसैन चाहती है कि एलिस आगे भी विल का रेस्टोरेंट संभाले, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है। वो बताती है कि कुछ समय के लिए पेरिस वापस जाने का फैसला कर चुकी है। तभी बुजुर्ग दादी फिर से अजीब अजीब बातें करके माहौल और खराब कर देती हैं। इसी बीच एडगर चुपके से कॉर्कस्क्रू उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अताया उसे दोबारा अपने पास रख लेती है। अब एडगर का व्यवहार पहले से भी ज्यादा हिंसक होने लगता है। वो सबसे पहले जोसेफ को विल की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। फिर एलिस से पूछता है कि उसने अंतिम संस्कार में एक आंसू तक क्यों नहीं बहाया और आखिर उसने अपनी शादी की अंगूठी क्यों उतार दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी सुसैन से भी झगड़ने लगता है और उसके बनाए खाने की बुराई करने लगता है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर मासूम कुत्ते मैक्स को भी धक्का दे देता है। सुसैन उसे बार बार शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन एडगर कहता है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि बाकी लोग उसे गुस्सा दिलाते हैं। अगले ही पल वो अचानक मेज पर रखा कांटा उठाता है और मैक्स पर बेरहमी से हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में बेचारा मैक्स वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर जोसेफ तुरंत अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। हाथापाई के दौरान एडगर की गर्दन पर चोट लग जाती है। उसकी हालत देखकर जोसेफ और अताया उसे तुरंत कार में बैठाकर अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में अताया डरी हुई आवाज में कहती है कि उसके ससुर अब पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उन्होंने बिना किसी वजह के अपने ही पालतू कुत्ते को मार डाला। उसी समय जोसेफ कार में पट्टियां ढूंढने लगता है। तभी अताया घबराकर कहती है, जोसेफ पीछे देखो। जोसेफ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, एडगर बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो जोसेफ के हाथ से कैंची छीनकर सीधे अताया पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जोरदार तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जोसेफ सीट बेल्ट से अपने पिता का गला दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि अताया कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एडगर पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे अताया की उंगलियां बुरी तरह कट जाती हैं। इसके बाद भी वो नहीं रुकता। वो सीट का एक बड़ा हिस्सा उखाड़कर उसी से अताया पर जानलेवा हमला करने लगता है। अताया दर्द से चीखते हुए जोसेफ से मदद मांगती रहती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जोसेफ कार की छत से बाहर निकल जाता है। बाहर खड़ा जोसेफ कार की खिड़की से अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसका ही पिता बेरहमी से अताया की हत्या कर देता है। उधर घर पर सुसैन और एलिस मैक्स को बगीचे में दफना देते हैं। इसके बाद एलिस शेड में जाती है, जहां उसे बेंजामिन प्राइस की पुरानी डायरियों से भरा हुआ वही कूड़े का बैग मिल जाता है। डायरी के अंदर कई पुराने अखबारों की कतरनें रखी होती हैं। उनमें एक खबर उस पुराने कैबिन में मिली 4 लाशों का जिक्र करती है, जो कई साल पहले हुई भयावह घटना से जुड़ी थीं। आगे पढ़ने पर एलिस को पता चलता है कि साल 1993 में सर्कल ऑफ द वाइज नाम के एक प्राचीन समूह ने एक खास खंजर बनाया था। कहा जाता था कि यही एकमात्र हथियार है जो किसी भी शैतानी आत्मा को उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग कर सकता है। बेंजामिन ने उस खंजर को कई वर्षों तक छिपा कर रखा था, लेकिन अपनी आखिरी डायरी में उन्होंने लिखा था कि अब उन्हें घर छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वे दुष्ट प्राणी लगातार उनका पीछा कर रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को उनका शिकार नहीं बनने देना चाहते। बेंजामिन ने अपनी डायरी में साफ लिखा था कि किसी भी हालत में उस शाप से जुड़े मंत्रों को जोर से नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एलिस सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। वो जिज्ञासा में उन रहस्यमयी शब्दों को पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो आखिरी शब्द बोलने वाली होती है, तभी अचानक मरा हुआ मैक्स खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। एलिस किसी तरह उसे धक्का देकर दूर करती है और पास रखी बागवानी वाली कैंची से अपना बचाव करती है। उधर रसोई में सुसैन बर्तन रख रही होती है। एलिस घबराकर उसे बताती है कि मैक्स ने उस पर हमला किया, लेकिन सुसैन उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसी समय जोसेफ भी घर पहुंच जाता है और घबराते हुए बताता है कि एडगर ने अताया की हत्या कर दी है।
लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। बाहर से अताया की आवाज आती है, मैं हूं, दरवाजा खोलो। एलिस बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसे ही अताया अंदर आती है उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। वो अपने शरीर में धांसी हुई चीज को बाहर निकाल देती है, फिर मेज से एक मोमबत्ती उठाकर अजीब मुस्कान के साथ कहती है, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन परिवार के नाम, और जलती हुई मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम खुद ही पी जाती है। अगले ही पल वो सुसैन पर हमला कर देती है, लेकिन एलिस और जोसेफ मिलकर उसे पकड़ते हैं और धक्का देकर बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरने के बाद उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उठकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जोसेफ उसे बचाने नीचे जाने लगता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है। वो तुरंत बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि अब वहां जाना मौत को बुलाने जैसा होगा। तीनों तुरंत घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखते हैं कि एडगर बंदूक लिए उनका इंतजार कर रहा है। उसके साथ शैतानी ताकत के कब्जे में आया मैक्स भी मौजूद होता है। एडगर पहले बंदूक जोसेफ की तरफ तानता है और कहता है कि मरना उसे नहीं बल्कि विल को चाहिए था। अगले ही पल वो खुद पर एक के बाद एक कई गोलियां चला देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे कुछ भी नहीं होता। उसी समय घर के अंदर मौजूद शैतानी ताकत अपने आप ही हीटर को पूरी क्षमता पर चालू कर देती है। घबराकर एलिस, जोसेफ, सुसैन और दादी फिर से घर के अंदर भाग जाते हैं और दरवाजे के सामने भारी फर्नीचर लगाकर उसे बंद कर देते हैं। एलिस खिड़की से बाहर झांकती है तो एडगर मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाता दिखाई देता है। दूसरी तरफ जोसेफ का मोबाइल भी पूरी तरह नेटवर्क खो चुका होता है, इसलिए अब मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ देर बाद एलिस अकेली रह जाती है। तभी उसे बेसमेंट की तरफ से जोर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास जाती है तो दूसरी तरफ अताया अपनी एक डरावनी शैतानी आंख से बने छोटे से छेद से उसे घूर रही होती है। अताया हंसते हुए कहती है, क्या तुम मेरा चुराया हुआ पैसा लौटाने आई हो? अगर हाँ तो दरवाजा खोल दो। एलिस उसकी बातों में नहीं आती और वहीं से पीछे हट जाती है। उधर रसोई में मौजूद बाकी लोगों को अचानक एलिस की चीख सुनाई देती है। वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एलिस जमीन पर बेहोश पड़ी है। इस बीच अताया पूरे घर में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है ताकि पूरे घर को आग लगाकर सबको जिंदा जला सके। जोसेफ एलिस से पूछता है कि क्या वे अताया को रोकने की कोशिश करें, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है। उसे समझ आ चुका था कि अब उसके सामने जाने का मतलब सीधी मौत है। फिर भी जोसेफ जैसे ही हॉल में जाता है, अताया अचानक वहां से गायब हो जाती है। अगले ही पल एलिस के चेहरे पर कुछ टपकता है। वो ऊपर देखती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। अताया मकड़ी की तरह छत से चिपकी हुई उसे घूर रही होती है। कुछ ही सेकंड बाद वो छलांग लगाकर सीधे एलिस पर टूट पड़ती है। एलिस मदद के लिए जोसेफ को पुकारती है, लेकिन डर के मारे वो फिर से वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। अताया एलिस को बेहोश करने के बाद सुसैन पर हमला कर देती है। वो उसे जोर से आईने और दीवार पर पटकती है, जिससे दोनों टूट जाते हैं। इसके बाद वो जोसेफ से बंदूक मांगती है, लेकिन जब वो इनकार करता है तो अताया उसी पर टूट पड़ती है। उधर बुजुर्ग दादी अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठकर धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही होती हैं, जबकि नीचे पूरा घर मौत और तबाही का मैदान बन चुका होता है। ऊपर से दादी जोर जोर से चिल्लाकर कहती हैं कि जिसके लिए वे आए हैं वो चीज उनके पास है और पैसे उनके गद्दे के नीचे रखे हैं। ये सुनकर टाया उनके पास पहुंचती है और कहती है कि उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं, बल्कि उनके दिमाग में छिपी एक जानकारी चाहिए। फिर वो उनकी नकली दांत निकालकर उन्हें संक्रमित कर देती है। उसी समय एलिस कमरे से बाहर निकलती है और दादी की नकली टांग से टाया पर जोरदार हमला कर देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नीचे खड़ा जोसेफ मौका मिलते ही उसके सिर पर लगातार वार करता है और आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद एलिस जोसेफ से सर्कल ऑफ द वाइज के बारे में पूछती है। जोसेफ बताता है कि उसके दादा का मानना था कि अगर कोई बुक ऑफ द डेड के मंत्र पढ़ देगा तो भयानक बुराई फिर से दुनिया में लौट आएगी। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया घूमकर कई रहस्यमयी चीजें इकट्ठी की थीं ताकि उस शैतानी ताकत को रोका जा सके। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ चाहती थी कि दादा का सारा सामान फेंक दिया जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसे पूरा यकीन है कि जिन चीजों की तलाश ये शैतानी ताकतें कर रही हैं वो अटारी में छिपी हुई हैं। उधर ऊपर कमरे में सूसन दादी को सुला रही होती है, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होती है दादी अचानक चादर ओढ़े खड़ी हो जाती हैं और सूसन को अपने पास बुलाती हैं। सूसन उनके झांसे में आ जाती है। तभी दादी कहती हैं कि विल जल्द ही आने वाला है और सूसन को खिड़की खोलने के लिए मना लेती हैं। अगले ही पल एडगर अंदर आता है और सूसन को चूमकर उसके अंदर भी वही शाप पहुंचा देता है। अब सूसन भी पूरी तरह उनके कब्जे में आ चुकी होती है। वो जोसेफ से कहती है कि ये लोग दुश्मन नहीं हैं, उन्हें बस दादा द्वारा छिपाई गई चीज वापस चाहिए।
जोसेफ झूठ बोलता है कि उसने दादा का सारा सामान फेंक दिया है, लेकिन सूसन उसकी बात नहीं मानती और उससे उस रहस्यमयी खंजर का ठिकाना पूछने लगती है। तभी एडगर अचानक एलिस पर हमला कर देता है। सूसन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडगर उसी मोमबत्ती स्टैंड से सूसन पर भी वार कर देता है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। मौका मिलते ही एलिस भागकर बेसमेंट में छिप जाती है। तभी जोसेफ उससे चिल्लाकर कहता है कि किसी भी कीमत पर पहले उस खंजर को ढूंढो, वरना सब खत्म हो जाएगा। एलिस अटारी की तरफ दौड़ती है, लेकिन रास्ते में दादी उस पर हमला कर देती हैं। वो एलिस को लॉनमोवर की तरफ धक्का देती हैं और विल द्वारा जोसेफ को दिया गया महंगा पेन उसके कान में घुस जाता है। फिर सूसन लॉनमोवर चालू करने ही वाली होती है, लेकिन एलिस दादी को धक्का देकर उनकी टांग व्हील चेयर में फंसा देती है, जिससे वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। इधर एडगर भी एलिस के पीछे पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एलिस बाथरूम में जाकर छिप जाती है और दर्द सहते हुए अपने कान में घुसा पेन बाहर निकालती है। तभी सूसन उसे हर चीज का जिम्मेदार ठहराती है। इस बार एलिस भी चुप नहीं रहती। वो अपने पेट पर पड़ा पुराना जलने का निशान दिखाती है और सच बता देती है कि विल एक अत्याचारी पति था और पूरी फैमिली ये बात जानते हुए भी हमेशा चुप रही। इसके बाद सूसन भी पूरी तरह शैतानी ताकत के कब्जे में आ जाती है। एलिस छत तोड़कर अटारी में पहुंचती है और लॉन मोवर से सूसन का हमेशा के लिए अंत कर देती है। अटारी में उसे आखिरकार वो रहस्यमयी खंजर मिल जाता है जिसकी तलाश सभी कर रहे थे। तभी जोसेफ ऊपर आता है और एलिस से कहता है कि जल्दी करो, वरना वे दोनों मारे जाएंगे। एलिस मजबूरी में वही खंजर जोसेफ के सीने में घोंप देती है। खंजर लगते ही उसके शरीर से शैतानी आत्मा बाहर निकल जाती है, लेकिन जोसेफ अपनी जान गंवा देता है। अब एलिस आखिरी बार एडगर का सामना करती है। वो लॉन मोवर से उस पर हमला करती है और पूरे घर में आग लगा देती है। बाहर निकलकर वो संक्रमित मैक्स का भी अंत कर देती है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी जलते हुए घर से विल बाहर निकल आता है। वो कहता है कि उसने शादी के वक्त जो वादा किया था उसे मौत भी नहीं तोड़ सकती। एलिस जान बचाते हुए निर्माणाधीन जगह की तरफ भागती है, जहां उसके पैर में लोहे की सरिया घुस जाती है। विल उससे आखिरी बार पूछता है कि खंजर कहाँ है। तभी एलिस अचानक वही खंजर उसके सीने में घोंप देती है। शैतानी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। मरने से पहले विल कहता है कि वो उससे प्यार करता था, लेकिन एलिस शांत आवाज में जवाब देती है, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। आखिर में पैरामेडिक्स घायल एलिस को जिंदा हालत में ढूंढ लेते हैं। जब वे पूछते हैं कि ये सब किसने किया, तो एलिस बस इतना कहती है, मेरे पूर्व पति ने। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक छोटी बच्ची अंतिम संस्कार वाले घर में अकेली होती है। तभी अचानक एक शैतानी ताकत उसके सामने आ जाती है और कहती है, माँ वापस आ गई है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में दादी सड़क पर घिसटती हुई दिखाई देती हैं। एक लड़की उनकी मदद करने के लिए रुकती है, लेकिन दादी उसे खरोंच देती हैं और यही फिल्म ये इशारा करते हुए खत्म हो जाती है कि ये शाप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।